हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लेसन में जो पढ़ा उसे एक टाइमलाइन के थ्रू सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। मैंने टाइमलाइन को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। सो लेट स्टार्ट्स। हमने इस नेशनलिज्म इन यूरोप लेसन में देखा कि सबसे पहले जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें देखने के लिए मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। 1789 में फ्रांस के लोगों ने क्या किया, वहाँ डिमांड किया कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे हटा के और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टेबल किया जाए। फिर हमने देखा 1804 में नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस पे दोबारा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेवलप किया। उसमें हमने ये भी देखा था कि नेपोलियन ने एक कोड लॉन्च किया था। फिर आगे हमने देखा 1815 टू 1830। 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ तो उसमें जो नेपोलियन था उसे जो नेशंस थे उन्होंने मिलके हरा दिया और उस समय एक ट्रीटी साइन की गई जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया गया कि जो रूल था फ्रांस का 1815 टू 1830 के बीच में वो कंजर्वेटिव्स के हाथों में सौंप दिया गया। कंजर्वेटिव कौन थे आपको पता ही है। कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पीपल हुआ करते थे जो अपने ट्रेडिशंस की प्रोटेक्शन चाहते थे, जैसे कि एक राजा होना चाहिए, चर्च होनी चाहिए और सबके जो डिफरेंट कास्ट कैटेगरी के बेस पे जो वर्क है वो डिफरेंट होना चाहिए। फिर हमें पढ़ना है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना जरूरी है कि 1830 टू 1848 को एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो यूरोप में मोस्टली जो भी रिवोल्यूशंस हुए वो 1830 टू 1848 के बीच में हुए। जैसा कि हमने देखा कि रिवोल्यूशनरीज आइडियाज जो थी, जो लिबरल आइडिया थे, वो क्या होने लगे थे, फ्रांस में डेवलप होने लगे थे। जब कंजर्वेटिव रूल आया 1815 टू 1813, उस समय हमने पढ़ा था कि सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया गया। किसके द्वारा? रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। आप लोग को गिसिपी मैजिनी भी याद है जिसने यंग इटली और यंग अन्नान सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था। तो ये कह रहे हैं कि 1815 टू 1830 जो एज रहा कंजर्वेटिव का, ये एक लंबा पीरियड मिला रिवोल्यूशनरी के लिए कि क्या करे, वो प्लान करे कि किस प्रकार से नेशनलिज्म के आइडियाज़ को पूरे यूरोप में स्प्रेड किया जाए। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, जिसके लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद हमें ये देखना है कि 1830 टू 1848 के बाद की एज में कौन कौन सी मेन रिवोल्यूशंस हुए। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ हेवेल इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जब कंजर्वेटिव रूल था 1815 टू 1830, उसमें रिवोल्यूशनरी ने क्या किया, वहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की और 1830 में हमें फ्रांस में पहली बार अप हेवेल मीन्स होता है रिवोल्ट, पहली बार हमें लिबरल पीपुल्स का रिवोल्ट हमें देखने के लिए मिला। इंस्टॉलेड लुई फिलिप एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और रिवोल्यूशनरी ने क्या किया, लुई फिलिप को वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के रूप में फॉर्म कर दिया। देन हमने देखा कि बेल्जियम एक कंट्री थी, बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम जो थी वो क्या हो गई, बेल्जियम गॉट अवे। बेल्जियम जो थी वो यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से उन्होंने अपने आप को रिवोल्यूशन के थ्रू आज़ाद करा लिया। फिर आगे हमने देखा कि यही जो रिवोल्यूशनरीज आइडिया थी वो ग्रीक में गई, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और वहाँ पे क्या होने लगा, लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। स्टेरी ऑफ द ग्रीस कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये कह रहा है कि जो ग्रीस थी वो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स के आसपास होने के वजह से वहाँ पे दो प्रकार के कल्चर देखने के लिए मिलते थे। जैसा कि हम जानते थे कि ग्रीस था, वहाँ पे ब्यूबन डायनेस्टी थी और ब्यूबन डायनेस्टी जो थे वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानने वाले
थे। लेकिन ग्रीस को क्या कहा जाता है? ग्रीस को कहा जाता है द क्रेटेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। लोग ये मानते हैं कि जो यूरोप के सिविलाइजेशन का बिगिनिंग्स हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। तो इसलिए ग्रीक के लोग जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि ग्रीक को क्या मिले? आज़ादी मिले। पोएट लॉर्ड बायनन एक यूरोपियन पोएट्स थे जिन्होंने क्या किया, ये ग्रीक के एक पोएट थे जिन्होंने क्या किया, बहुत सारा चंदा लोगों से इकट्ठा किया। किसके लिए? कि ग्रीक के रिवॉल्यूशन में इन्वेस्ट करने के लिए। इन्होंने अपनी वार का भी अनाउंस कर दिया कि हम लड़ाई करेंगे। लेकिन जब ये वार में गए, लड़ाई में गए, तो इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनकी डेथ हो गई। फिर आगे हम देखते हैं कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया, जो एग्रीमेंट था किसके द्वारा? ब्यूबन डायनेस्टी के द्वारा। यानी ब्यूबन डायनेस्टी जिसका ग्रीक पे रूल था और ग्रीक रिवोल्यूशनरी के द्वारा एक ट्रीटी किया गया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके द्वारा क्या हो गया? ग्रीक एक फ्री नेशन हो गया। तो इसमें हमने ये देखा कि रिवोल्यूशनरी जो 1830 थी उसमें हमने देखा कि 1830 में फ्रांस में क्रांति देखने के लिए मिली, जिसके जगह पे क्या किया गया? वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को सेटअप कर दिया गया। हमने देखा कि बेल्जियम में ने क्रांति करी और क्रांति की वजह से वो नीदरलैंड से अलग हो गया। फिर हमने देखा कि ग्रीक में भी वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1830 में हुई, और इस तरह से ग्रीस भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आगे हम देखते हैं कि एक लाइन लिखी हुई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम हमने इसको 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में देखा है। इसको पढ़ते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। कह रहा कि एक स्कॉलर है जिनका नाम है ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक ने लिखा है कि जब फ्रांस को क्या होती थी? स्नीज होती थी, मतलब खांसी होती थी, जुकाम होता था, तो पूरे यूरोप को क्या लगने लगता था? ठंड लग गया था। इसका कहने का मतलब यह है कि ड्यूक मैटरनिक इज want to explain that if there have any changes seen in France, rest Europe are also started to follow these changes। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर ईयर मे बी मैक्सिमम ईयर्स हमने इसको 1 मार्क्स क्वेश्चन में देखा है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा ये रिवॉल्यूशन से हट कर है। हमने देखा 1830 to 48 रिवॉल्यूशंस हुए, जिसमें हमने देखा फ्रांस में क्रांति हुई, फिर हमने देखा ग्रीक में क्रांति हुई, ग्रीक एक नेशन बना। फिर एक नया टॉपिक हमारा आ जाता है जिसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो हमें जानना जरूर कि आखिर ये रोमांटिक इमेजिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है? आर्ट एंड पोएट्री, सीरीज, म्यूजिक हेल्प टू द एक्सप्रेस द शेप ऑफ नेशनल फीलिंग। रोल ऑफ कल्चर इज क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कुछ ऐसे स्कॉलर थे, मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी यूरोप में डेवलप हुई जो ये कहती थी कि अगर किसी भी रीजन्स में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप करना है तो उसे केवल मैथ्स और रीजन के थ्रू, साइंस और रीजन के थ्रू नहीं फैलाया जा सकता है, उसे रोमांटिक फीलिंग्स के द्वारा किया जाता है। तो रोमांटिक फीलिंग्स में ये चाहते थे कि जो यूरोप है उसमें क्या किया जाए कि जो भी साइंस और रीजन्स पढ़ाए जा रहे हैं, और साइंस और रीजन के साथ साथ क्या किया जाए? कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को भी पढ़ाया जाए, जिससे क्या हो सकता है? जिससे लोगों के अंदर अपने नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप होगी। लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारा सेम ड्रेस है, हमारा सेम फूड है, हमारा सेम नेशन है। तो कुछ ऐसे ग्रुप आए जिन्होंने क्या अपोज दिया कि साइंस और रीजन्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? लिटरेचर, कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में भी फीलिंग्स डेवलप करना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर क्या आएगी? नेशनलिज्म की भावना डेवलप होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? रोमांटिक इमेजिनेशन। ठीक है। क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन ऑफ साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस। रोमांटिसिज्म का कहना यह था कि केवल साइंस और रीजन से नेशनलिज्म को डेवलप नहीं किया जा सकता है। नेशनलिज्म को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए इमोशंस का हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं? उस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ
फोल्क पोएट्री एंड फोल्क डांसेस। कह रहे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं पोलैंड का। पोलैंड में जब यूनिफिकेशन यानी जब लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू किया तो उन्होंने उसका जो मीडियम था उसे किसको बनाया, फोल्क सॉन्ग्स को। फोल्क सॉन्ग मीन्स होता है रीजनल सॉन्ग, हम अपने हिंदी भाषा में उसे लोकगीत कह सकते हैं। मतलब जो स्कॉलर्स थे उनका मानना ये था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स केवल साइंस रीजन से नहीं आने वाले, क्या होना चाहिए, फोल्क सॉन्ग को डेवलप करना चाहिए, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, फोल्क डांस को ग्लोरीफाई करना चाहिए। कह रहे कि एक एग्जांपल दिया है, कैरोल कुनसिप्की यूज द ओपेरास एंड म्यूजिक फोल्क डांस लाइक द फोलोनाइज एंड मैचुस्का इन सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल ऑफ रीजनल सिंबल। ये कह रहे पोलैंड में जो थे, जो रीजनल सॉन्ग थे या रीजनल डांसेस थे या रीजनल कल्चर्स थे, उन्हें नेशनल सिंबल्स के रूप में यूज किया था। कहाँ, पोलैंड के फ्रीडम मूवमेंट में। जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था पोलैंड में, तो वहाँ के लोगों ने फोल्क डांस, फोल्क सॉन्ग और कल्चर्स को क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। किसके लिए, नेशनल सिंबल के रूप में, कि वो हमारे नेशन का क्या है, हेरिटेज है, हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यूज ऑफ लैंग्वेज। इसका एक एग्जांपल दिया है, इम्पोजिशन ऑफ रशियन ओवर पोलैंड। ये कह रहे कि रशिया जो था उसका कब्जा हुआ था पोलैंड पे। हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वियना में कि जो पोलैंड था उसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो कुछ जो पोलैंड का पार्ट था वो रशिया के कंट्रोल में था। तो रशिया ने वहाँ पे क्या किया था, अपने पावर के वजह से उन्होंने पोलैंड में कंपलसरी कर दिया था कि पोलैंड का जो भी लैंग्वेज का मीडियम रहेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वहाँ पे किस भाषा का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे रशियन भाषा का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब पोलैंड में रिवॉल्यूशन शुरू हुई तो पोलैंड के लोगों ने पोलिश भाषा को एक मीडियम बनाया, कि वो हमारी क्या है, दैट इज सिंबल ऑफ आवर नेशन, आवर लैंग्वेज, पोलिश इज सिंबल ऑफ आवर लैंग्वेज। तो ये हो गया रोमांटिसिज्म। कि रोमांटिसिज्म मीन्स व्हाट, रोमांटिसिज्म मीन्स डेवलप द नेशनलिज्म फीलिंग्स इन पीपल्स not only through science and regions. It is also necessary to glorify our history, our culture, our language, our tradition, our folk dance, our folk song, our regional arts. Understand? तो ये हो गया हमारा रोमांटिसिज्म एंड इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम समझेंगे हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट्स। कह रहे कि 18-19 सेंचुरी के बीच में जब ये रिवोल्यूशन चल रहा था, 1830 to 1848 के बीच में ये जो रिवोल्यूशन चल रहा था, पूरे यूरोप के लोग जो थे वो बेचैन हो चुके थे। वो किसी न किसी तरह से अपने गवर्नमेंट को ट्रांसफार्म करना चाहते थे। तो इस ट्रांसफार्मेशन में एक जो एज आया वो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट है। देखिएगा तीनों वर्ड्स अलग अलग है। हंगर मीन्स स्कैरिटी ऑफ फूड, हार्डशिप मीन्स डिफिकल्ट लाइफ एंड popular revolts means due to the hunger and hardship people are feeling the government is not able to satisfy the need of people, so it is spread hunger in Europe. Hardship means the life of people are getting difficult due to the high prices of food items, and through that there are many revolts upheld in the Europe during 1830 to 48. So let's state what is the reason of hunger and hardship. कारण क्या था कि लोगों ने हंगर और हार्डशिप का रिवोल्ट शुरू किया। पहला रीजन क्या था कि जब 19 सेंचुरी आए तो 19 सेंचुरी में क्या हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पॉपुलेशन बढ़ने से प्रॉब्लम क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोगों के अंदर क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी। पॉपुलेशन बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोग बेरोजगार हो गए। फिर क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये होगा माइग्रेशन। अब लोग अपने गांव को छोड़ के शहर में क्या करने लगे। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एज चल रहा था तो लोग गाँव को छोड़ के शहर की तरफ मूव करने लगे। रिजल्ट क्या हुआ कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गया लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, इसका भी तो कुछ कारण होगा। तो कह रहे हैं कि ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट, क्रॉप फेलर,
द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। कभी कभी क्या हो जाता था कि जो फ्रूट का शॉर्टेज हो जाता था, जो प्रोडक्शन होता था वो अच्छे से नहीं होता था, हार्वेस्ट खराब चले जाते थे, कभी बारिश हो जाती थी, कभी सूखा हो जाता था। तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन जो था, प्रोडक्शन का काम इंक्रीज नहीं हो रहा था, जिसके कारण हंगर, लोगों के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी लेस एंड पॉपुलेशन मोर। और जब कोई चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है और उसका प्रोडक्शन कम होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हाई प्राइजेस। प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड ज़्यादा था, अब जो फूड ग्रेन्स थे उसके दाम क्या होने लगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग क्या करने लगे, जो रूरल एरियाज थे छोड़ के वो सिटीज़ में माइग्रेट होने लगे, जिसका रिजल्ट भी हार्वेस्ट पे पड़ा। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ सकते हैं स्टोरी ऑफ वेवर्स इन सिलेसिया, उस बुक में दिया है, उसे हम इजी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम समझते हैं कि जब ये डिफ़िकल्टीज आई तो लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़े। पहला दे रहा आउटबर्स्ट ऑफ पीपुल 1848 में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम पोजीशन। लुई फिलिप जो थे उन्हें अपना पोजीशन छोड़ के हटना पड़ा, लुई फिलिप को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक एंड गारंटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट। तो नेशनल असेंबली वहाँ फ्रांस में क्या की गई, सेटअप की गई, और सभी लोगों को क्या दिया गया, सफरेज टू ऑल एडल्ट। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, सभी एडल्ट्स को राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक आप लोगों को जो मैंने समझाया होगा वो बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। कि 1848 में जो लिबरल्स की आइडियोलॉजी आप पहले ही समझ चुके हैं, ए पीपुल दैट विश टू फ्रीडम ऑफ मार्केट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अंडरस्टैंड, एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये लिबरल थे जो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए। तो हम 1848 में द रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे द्वारा दिए गए होमवर्क को भी पूरा कर रहे होंगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो नंबर के द्वारा पर्सनल कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एट लास्ट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को क्या करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है वो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। थैंक्स टू ऑल।